माध्यम से इस चर्चा सत्र के संबंध में मंगल आशीर्वचन हम सभी ने सुना। परम पूज्य माता जी के पावन चरणों में परोक्ष रूप से वंदन करते हुए इस कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अग्रिम क्रम में आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री शशिकांत जी चौरे साहब कारंजा। आप कारंजा के प्रख्यात कृषि उद्योजक हैं, शिक्षा संस्थान के संचालक हैं तथा कारंजा नगर के आप भूतपूर्व नगराध्यक्ष रह चुके हैं। आपकी तत्वज्ञान और धर्म कार्य में गहन रुचि है। समय समय पर जो कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है, आपका सहभाग एवं सहयोग उन कार्यक्रमों में प्राप्त होता रहता है। मैं निवेदन करता हूं, आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आप सभा को संबोधित करें। समंत बोध महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के कार्यक्रम में सभी पंडित जी के बारे में अमल ने और प्रज्ञा ने जैनी साहब के बारे में सब बताया है, मगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो शायद मुझे पता है और वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारे बड़े पिताजी रुखरदास साहब जी जब थे, जब करीब करीब 5-7 बार हम एक एक महीना सवा महीना टूर में जाते थे, धार्मिक टूर में जाते थे, और एक पूरी बस रहती थी और बस में पूरे दोस्त लोग और घर के सब लोग रहते थे। अभी जैसा नहीं था कि 3 दिन में 7 दिन में पूरी यात्रा करके वापिस आवे, ऐसा नहीं था। करीब करीब 1 महीना से सवा महीना तक हम घूमते थे, दर्शन करते थे और प्रवचन का आनंद लेते थे पंडित जी साहब का। अब पंडित जी साहब के साथ में, धन्य कुमार जी के साथ, पंडित जी के साथ में उनके दोस्त लोग, मेरे बड़े पिताजी के दोस्त लोग ऐसे 7-8 जने तो रहते ही थे कि जो हंसी मजाक भी करते थे और हंसी मजाक करते करते पूरे बस को, माने करीब 45 जने को, 40 जने को आनंद भी देते थे और प्रवचन भी करते थे। ये एक उनका जो पहलू है, ये शायद आपको पता नहीं होगा। अभी महावीर ब्रह्मचार्य द्वारा संचालित गुरुदेव समंतभद्र सेंटर जैनिज्म, यह विभाग जैन धर्म के अकादमी में अध्ययन एवं संशोधन प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है। ये उनका ही शायद कीर्ति भाव को देन है, और कीर्ति भाव ने काफी साल पहले ये बताया था, मगर मैं उसमें कुछ ये नहीं कर पाया, तबीयत के वजह से। जितना जम सका उतना मैंने किया, उसके ऊपर मैं कर नहीं सका। इस नए युग में जैन धर्म की प्रभावना के लिए कुछ इसी तरह के प्रयास आवश्यक है। इसमें अपना काफी अपन योगदान दे सकते हैं। मेरा ये कहना है कि काफी यहाँ लोग जो बैठे हैं, ये जैन तो खुद को कहलाते हैं। जैन खुद को कहलाने के बाद वो अप्लाई करते नहीं है। जो मेन अपना चीज है वो कभी कुछ लोग अप्लाई करते होंगे, मगर काफी लोग ऐसे हैं कि जो अप्लाई नहीं करते हैं। मुझे रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबों को, पंडित जी जो जो कहते थे, महाराज जी जो जो कहते थे, वो प्लीज अप्लाई कीजिए। अपना सच्ची जैन धर्म कहाँ है ये अपने को पता लगेगा। गुरुकुल के पूर्व छात्र धन्य कुमार जी तथा स्वयं डॉक्टर पद्मनाथ जी जैनी महान विद्वान थे, ये तो सब आपको पता ही है। इनकी जन्म शताब्दी चल रही है, और जन्म शताब्दी में ये प्रोग्राम रखना ये बहुत बड़ा काम है, और ये सबको जमा करना और सबको लाना ये भी एक महान काम रहता है। हमारी पीढ़ी इन दोनों महानुभाव में महत्वपूर्ण कार्य को जाने, समझे और उनसे प्रेरणा प्राप्त करे। इसमें से हम पंडित जी का सहवास
काफी दिनों तक, काफी महीने तक, काफी सालों तक लिया है, ये नक्की है। मैंने ये धार्मिक शिक्षण पहले टाटा जी के पास पढ़ा। टाटा जी के बाद में विजूताई के पास थोड़ा बहुत पढ़ा। और फिर पंडित जी ने, जब मैं बीमार था, कैंसर था, जब कैंसर का उपाय चल रहा था, जब वो करीब करीब 3-4 महीने, 6 महीने मेरे यहाँ रोज आते थे और आधा घंटा 15 मिनट जो कुछ सुनाना चाहते थे वो जरूर सुनाते थे। वो काफी दिल को ऐसा दिल में बसा है कि अप्लाई करने में काफी मुझे सौंपा गया, मैंने बहुत इजी गया, ये मैं कह सकता हूँ। इसमें ही एक ऐसा वक्त आ गया कि अपन ये कर तो रहे, मगर करने के बाद कुछ न कुछ अपन ने छात्रों के लिए विद्यादान करना चाहिए। विद्यादान के लिए पिताजी माने नरेंद्र कुमार जी चौधरी और माताजी शोभनाताई, इनके नाम से एक स्कूल मैंने खोला है। वहाँ जैनों का जितना भी मैं कर सकता हूँ उतना करता हूँ। जैन बच्चे तो बहुत कम है, बल्कि 0.1% होंगे, बाकी तो इतर बच्चे हैं। मगर उनसे सब धार्मिक प्रक्रिया, धार्मिक कहना, प्रार्थना करना उनसे मैं कर लेता हूँ। हो सके वहां तक उनको कांदा वांगा आलू लहसुन उनके डब्बे में नहीं डाल देता। चमड़े का इवन पट्टा भी नहीं पहन देता। ये शायद अब मैं, मेरे हिसाब से वो ठीक है, मगर पूरा तो अपना अपन कर नहीं सकते, मगर ये मैं कर सकता हूँ। ये सेमिनार अवश्य सार्थक करेंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मैं नियोजित कार्यक्रम को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। वो उपस्थित सब श्रोतागण इस कार्यक्रम का पूरा लाभ लेवे, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम क्रम में आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर मेधावी जी जैन। डॉक्टर मेधावी जी, एक मिनट में आपका परिचय देता हूँ। बैठिए बैठिए ना। आप एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व है जो जैन दर्शन के प्रचार प्रसार और दूसरों को अपने सपनों को संजोने और पूरा करने के लिए प्रेरित करने के लिए समर्पित है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा जो 2010 में शुरू हुई, शिक्षा, आध्यात्मिकता और आत्मबोध के माध्यम से उनके परिवर्तन को दर्शाती है। आपकी पेशेवर उपलब्धियों में आप संस्थापक है धर्मा फॉर लाइफ, जैन दर्शन और मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाने की पहल, जैन विज्ञान और आध्यात्मिकता पर शोध, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन से जोड़ने पर केंद्रित ये आपका शोध कार्य है। लाइफ कोच, सर्टिफाइड कोचेज अलायंस से प्रमाणित लोगों को उनकी क्षमता पहचानने और पूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। जैन धर्म, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत विकास पर अपने विचार साझा करने के लिए आपने लेखन कार्य किया है। शैक्षिक योग्यताओं में आपने पीएचडी प्राप्त की है। विषय आधुनिक संदर्भ में जैन विज्ञान और आध्यात्मिकता, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से। ऐसी कई सारी शैक्षिक उपलब्धियां आपने प्राप्त की हैं। जैन धर्म और इसका दैनिक जीवन में व्यवहारिक उपयोग, आध्यात्मिक विकास और आत्म जागरूकता, दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर पढ़ना लिखना, प्रकृति के अवलोकन और उससे जुड़ाव, ये आपकी रुचियों के विषय है। ऐसी आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर मेधावी जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप कृपया आए और सभा को संबोधित करें। सभी को जय जिनेन्द्र।
मुझे थोड़ा समय कम मिला तैयार करने के लिए। मेरा जो व्याख्यान है छोटा सा, मैं कोशिश करूंगी कि जो मेन टॉपिक्स जो मैंने अब तक सीखे हैं जैन दर्शन के अध्ययन से और यहाँ आकर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ अपनी बात रख सकूं। रिसेंटली मुझे ये रियलाइज हुआ है कि जो हमारे जैन आचार्य हुए हैं उनकी महानता कितनी है, कि उन्होंने जो काम एक भूमि पर कई साल पहले 100 साल पहले या 200 साल पहले या मे भी 1000 साल पहले किया, आज जितने भी मनीषी लोग हैं या विद्वान विद्वान हैं, वे सभी लोग उस पुल को महसूस करते हैं कि उस जगह पर मुझे जाना है और कोई सेमिनार हो रहा है तो मुझे जाना है। एक होता है कि इनविटेशन आया है, जैसे कि मैंने अभी कीर्ति कुमार भोरे जी से इनविटेशन प्राप्त हुआ था, तो मैंने उनसे यही बोला कि इनविटेशन एक अलग बात है, बट जो कारंजा के बारे में जो भी मैंने बातें सुनी हैं अब तक, जो मुझे पुल महसूस होता था ना, खिंचाव, कि मुझे उस तरफ जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है, तो ये जैन आचार्यों की महानता है कि वो लोग कुछ ऐसा काम कर कर जाते हैं या उनकी जो पॉजिटिविटी है वो इतनी ज्यादा होती है कि उनकी समाधि के बाद कई हजारों साल तक शायद वो जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं लोग उनको अट्रैक्ट करती रहती है। आचार्य कुंद कुंद का जो दार्शनिक साहित्य है उसके विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि समय सार का मैंने भी पिछले 5-6 सालों में अध्ययन किया है और हाल ही में मेरी उस उनके समय सार पर जो पुस्तक है सोल साइंस फॉर द मिलेनियल्स ऑलमोस्ट रेडी है, वो मेरी बुक छपने के लिए। तो कुंद कुंद आचार्य का जब साहित्य हम पढ़ते हैं तो उसके विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यदि आपके पास सारा साहित्य भंडार या सारे जो ग्रंथ हैं वो समाप्त हो जाएं, सिर्फ कुंद कुंदाचार्य की जो ये 5 ग्रंथ हैं, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय सार, समय सार, ये अगर आपके हाथ में पुस्तकें हैं और एक आपका इंटेलेक्चुअल लेवल एक सर्टेन लेवल अचीव कर चुका है, तो आप जो अंतिम सत्य है, जो मोक्ष मार्ग है, उसकी खोज आप खुद से कर सकते हैं। उस साहित्य में इतनी महानता है, ये मैं मतलब अनुभव किया है स्वयं से, स्वयं समय सार को पढ़कर। अभी मैंने जो भोरे जी ने किताब दी उसको मैंने पढ़ा, जो गुरुकुल का 100 साल का जो इतिहास उसमें बताया गया है, तो मुझे ये बात उसमें बहुत अच्छी लगी पढ़कर कि गुरुकुल का उद्देश्य है कि धर्म, समाज एवं राष्ट्र की सेवा हेतु नागरिक तैयार करना। तो यहाँ पर हम सिर्फ धर्म की या कट्टरपंथ की बात नहीं कर रहे हैं, एक ब्रॉडर विजन लेकर चल रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी और इस ओवरऑल जो जगह है इसकी वाइब्स तो बहुत पॉजिटिव मुझे लगता है हम सभी को लग रही हैं यहाँ पर। डॉक्टर पद्मनाभ एस जैनी जी की पुस्तक कोइंसिडेंसेस योगा योग मैंने पढ़ी है और मैंने इस पर रिव्यू भी लिखा है। तो उसमें उन्होंने जो अपनी यात्रा बताई है कि कैसे नियति कहाँ से कहाँ हमें ले जाती है और कहाँ जाकर हमें अपना घर महसूस होता है, तो मुझे याद है कुछ उनके जो जीवन के बिंदु थे आप लोगों ने भी साझा किए, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। वो उनकी पुस्तक में पढ़ा था मैंने योगा योग में, और कैसे उनको जब वो कैलिफोर्निया में गए तो जहां उनको जाने के बाद महसूस हुआ कि ये मेरा घर है, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मुझे मेरी कर्म भूमि यही है और मुझे यहीं काम करना है। और जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि पद्मनाभ जैनी जो स्कॉलर हुए हैं उन्होंने वहां पर क्या काम किया जाकर कैलिफोर्निया में, कि वर्ल्ड वाइड जो आज जैन दर्शन का, जैन धर्म का हम प्रचार प्रसार देखते हैं वो कहीं ना कहीं वहां से उन्होंने वेस्ट से ईस्ट की तरफ कह सकते हैं कि लहर बहाई। मोस्टली लहर ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है, तो ये एक बहुत ही बड़ा वो काम करके गए हैं। और यहाँ आकर मुझे पता चला कि इतने बड़े स्कॉलर जो उनके क्लासमेट रहे हैं धन्य कुमार भोरे जी, उनका सारा जो काम है वो कुंद कुंदा आचार्य के साहित्य पर ही है। तो कोइंसिडेंसेस हम सबको भी यहाँ कहीं ना कहीं लेकर आए हैं, ये मुझे ऐसा महसूस होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आई होप कि इस सेमिनार से सभी लोग बहुत कुछ लेकर जाएंगे और आगे के लिए द्वार खुलेंगे कि सब मिलकर किसी दिशा में कुछ ना कुछ काम करें। धन्यवाद। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर मेधावी जी ने अपने व्याख्यान में उल्लेख किया कि यहाँ पॉजिटिव वाइब्स जो है वो महसूस होती है। हमें भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि मात्र 13 महीनों का अल्प समय इस संस्थान को शुरू होकर के हुआ है और जिसके अंतर्गत आज चौथा कार्यक्रम, चौथा चर्चा सत्र आयोजित हो रहा है और बैठने के लिए जो लोग पधार रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी असुविधा हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी सफलताओं को दर्शाता है और इसकी सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर लोगों को खींचने के लिए कार्य करती है। ऐसा आपने अपने उद्बोधन में बताया। संक्षिप्त लेकिन बहुत सुंदर उद्बोधन आपने सभा को प्रदान किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस उद्घाटन सत्र के अंतिम क्रम की ओर हम बढ़ते हैं और अभी मैं निवेदन करता हूं इस सत्र के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री सतीश जी संगई साहब से कि आप पधारे
और सभा को अध्यक्षीय संबोधन प्रदान करें। उसके पश्चात जो आज का हमारा की नोट एड्रेस जो है बीज भाषण अध्यक्षीय संबोधन के पश्चात होगा, क्योंकि ये सभा की जो औपचारिकता यहाँ पूर्ण होगी और उसके पश्चात बीज भाषण जो हम प्रोफेसर डॉक्टर अशोक जी जैन साहब के माध्यम से सुनेंगे, इस अध्यक्षीय उद्बोधन के पश्चात होगा। परम पूज्य गुरुदेव समंत भद्र महाराजांच्या चरणी त्रिवार वंदन। ज्यांच्या अकादमिक कार्याच्या गौरवार्थ या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशा स्वर्गवासी पंडित धन्यकुमारजी भोरे व स्वर्गवासी प्रोफेसर डॉक्टर पद्मनाभजी जैनी या प्रतिभावंतांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन। सर्व मंचासीन सन्माननीय अतिथीगण आणि उपस्थित आपणा सर्वांना माझा जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेवांनी सर्वप्रथम स्थापन केलेल्या या कारंजा गुरुकुलाच्या पावन परिसरामध्ये आज त्यांचेच परमशिष्य असणाऱ्या स्वर्गवासी धन्यकुमारजी भोरे आणि प्रोफेसर डॉक्टर पद्मनाभजी जैनी यांच्या अकादमिक कार्याच्या गौरवाचा हा क्षण गुरुकुलाच्या गरिमामयी वाटचालीत अविस्मरणीय ठरणार आहे। यापैकी एकाची जन्मभूमी कारंजा तर दुसऱ्याला नियतीने पार दूरवरून कारंजाला खेचून आणलेले। दोघांचे भाग्य एवढेच थोर की प्रत्यक्ष गुरुदेवांचा परिस्पर्श लाभला आणि दोघांच्याही जीवनाचे जणू सोने झाले। गुरुदेवांच्या रत्नपारखी नजरेने पारखलेल्या या मानवी रत्नांना मग त्यांच्याच तालमीत पैलू पडत गेले आणि ते अधिकाधिक तेजस्वी बनत गेले। पुढे त्यांच्या ज्ञानाचे जाणे अख्ख्या जगाला दिपवून टाकले। जैन व बौद्ध धर्म दर्शनाचे गाढे अभ्यासक असणाऱ्या प्रोफेसर जैनी यांनी अनेक मौलिक साहित्य कृतीची निर्मिती करून जैन धर्माचे नाव देश विदेशात रोशन करतानाच कारंजा गुरुकुलाच्या नावाची पताका पार अमेरिकेपर्यंत फडकवली। पंडित धन्यकुमारजी बद्दल तर काय बोलावे, त्यांच्या कार्याचा विचार करताना मला संत ज्ञानेश्वर आठवून जातात। अनेक संस्कृत प्राकृत भाषेतील धर्मग्रंथाच्या मराठी भाषेमध्ये अनुवाद करून त्यांनी जिनवाणी मराठी भाषिकांच्या घराघरात पोचवून आणि धर्मग्रंथाचे अध्ययन सर्वसामान्यासाठी सुलभ करून संत ज्ञानेश्वरासारखेच कार्य जैन मराठी भाषिकांसाठी केले, त्याचेच हे आमच्यावरील परम उपकारच म्हणावे लागतील। या दोन असामान्य बुद्धिमान गुरुकुल स्नातकाचे जन्मवर्ष एकच असणे हा सुद्धा एक सुंदर योगायोगच आहे। त्यांच्या या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांच्या कार्याचे स्मरण, गौरव, त्यांच्याप्रती कृतज्ञता ज्ञापन करताना मनाला समाधानाची अनुभूती मिळत आहे। आज आणि उद्याच्या सत्रामध्ये निमंत्रित विद्वानांच्या विचारातून त्यांचे कार्य आपल्यापर्यंत पोहोचणारच आहे। तेव्हा उपस्थित सर्व अतिथी विद्वानांचे आणि आपण सर्वांचे मी या प्रसंगी स्वागत करतो आणि माझ्या शब्दांना विराम देतो। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अभी इस उद्घाटन सत्र की औपचारिकता को यहाँ विराम देते हुए अभी हम आगे बढ़ते हैं और जिस चीज का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है वह इस सत्र का बीज भाषण। तो बीज भाषण हम सुनेंगे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अशोक जी जैन रुड़की। मैं सभा को आपका परिचय, आप विराजिए, ऊपर मंच पर विराजिए। आदरणीय बैठिए, आप परिचय कराता हूं आपको सभा को। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अशोक जी जैन रुड़की, फिजिक्स भौतिकी में आपने पीएचडी की उपाधि बीएचयू से प्राप्त की है सन 1979 में।
2018 तक आईआईटी रुड़की में आप कार्यरत रहे और वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए। तत्पश्चात एमेरिटिस फेलो बने। 2010 से 2014 तक आप भौतिकी के प्रमुख रहे। वर्तमान में आप एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा में मानद प्रोफेसर और सलाहकार हैं। आपने परमाणु विज्ञान के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और मौलिक योगदान दिए हैं और आप देश के सबसे वरिष्ठ परमाणु भौतिकविदों में से एक हैं। आपने आधुनिक भौतिकी की समीक्षा में 2 प्रतिष्ठित पत्रों सहित 150 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और अनेक पुस्तकों का संपादन, सह संपादन, लेखन कार्य किया है और इस क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। आप शिक्षण और शोध में अपने सरल और व्यावहारिक व्याख्यानों के लिए छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं। आपने भारत और विदेशों में सैकड़ों व्याख्यान दिए हैं। आप वर्तमान में भारतीय विज्ञान अकादमी के भौतिकी के जर्नल प्रमाण के संपादकीय बोर्ड में हैं। आप यूरोपियन फिजिकल जर्नल के 2 विशेष अंकों विशेष विषय 2021 और 24 के अतिथि संपादक भी हैं। आप कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियों के अध्यक्ष, सह अध्यक्ष और सदस्य रहे हैं। आपके इस महान कार्य के लिए आपको समय समय पर विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया गया है। ऐसी महान विभूति आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अशोक जी जैन रुड़की आपको आज इस चर्चा सत्र में हमारे बीच पाकर हम धन्यता का अनुभव करते हैं। आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आज के इस सत्र का बीज भाषण हम सभी के लिए प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना लंबा परिचय देने के लिए। सभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री सतीश जी संगई, यहाँ के सभा के प्रमुख अतिथि श्री राजेंद्र जी गांधी एवं डॉक्टर मेधावी जैन, और यहाँ उपस्थित अनेक विद्वान जो अनेक स्थानों से पधारे हैं, और बहुत सारे श्रोतागण जो मतलब इनका आजकल मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है सभाओं में। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अब मैं देखता हूँ ये तो जैन समाज की या जैन दर्शन से संबंधित सभा है। मैं जब अपनी फिजिक्स की कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ तो आधा हॉल खाली हो जाता है 10 मिनट के बाद। जो लोग बैठे होते हैं वो अपने अपने लैपटॉप खोल करके उसमें कुछ कर रहे होते हैं। जब हम बोल रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। और मोबाइल तो सबके हाथ में होता ही है। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की समस्याएं हैं। मैं अपना कीनोट एड्रेस शुरू करूंगा एक मंगलाचरण से, और ये मंगलाचरण मुझे अनायास मिल गया। मैं कुछ पुरानी सामग्री देख रहा था तो ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी अपने अंतिम समय में कुछ एक ग्रंथ पर कार्य कर रहे थे, और एक रजिस्टर मिला मुझे, उसमें उन्होंने बड़ी सिस्टमेटिकली और अलग अलग अनुक्रमणिका बना के, अलग अलग नोट्स बना के
चीजें लिख रखी थी। तो उसमें मुझे ये कई मंगलाचरण उन्होंने लिखे हुए हैं। उसमें से मैं आप सबसे छोटा वाला पढ़ूंगा, और ये कमल 32 से है। तत्वं च परम तत्वं परमप्पा परम भाव दर्शिये, परम जिनम परमिष्टि नमामिहम परम देव देवस्य। के साथ ही उस उनके हैंड रिटन नोट्स में मुझे ये भी एक विवरण मिला जो श्रावकाचार्य से है कि पंडित कौन है। हम आप आज यहाँ दो बड़े पंडितों और विद्वानों की चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने नोट में लिखा है, देवं च ज्ञान रूपेण परमेष्ठी च संयुतम सो अहम देह मध्येषु योजानाति स पंडितः, कर्म अष्ट विनिर्मुक्तम मुक्ति स्थाने च तिष्ठते सो अहम देह मध्येषु योजानाति स पंडितः, परमानंद संदृष्टा मुक्ति स्थाने य तिष्ठते सो अहम देह मध्येषु सर्वज्ञम शाश्वतम ध्रुवम। बड़े सुंदर 3 श्लोक हैं, और पूरा इसमें इन्होंने डिफाइन किया कि पंडित कौन है। तो इनमें से जिन गुणों को आप किसी में देखें तो समझें ये पंडित है, और ये बड़ा मुश्किल काम है ऐसे गुणों का मिलना। तो ये दर्शाता है कि जैन दर्शन बड़ी कठिन मापदंड प्रस्तुत करता है हर विषय में। और इसीलिए ये इतना संकुचित भी रह जाता है, क्योंकि कठिन चीजें कौन किसको पसंद आती हैं। तो थोड़ा तो उसमें एक भाव आ जाता है कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, इसको इससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। मुझसे आपने कीनोट एड्रेस देने को कहा है, और मुझे लगता है कि अब मैं धीरे धीरे और कुछ बोलने लायक नहीं रह जाऊंगा, क्योंकि ये इस वर्ष मेरा चौथा कीनोट एड्रेस है, फिजिक्स में भी और दूसरी सभाओं में भी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत बड़ी फिजिक्स की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कीनोट एड्रेस दिया था। तो और फिर उसके पहले एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देके कहा कि अब जाओ, तुम हो गया, अब तुम्हारा काम समाप्त हो गया। तो ऐसा लगता है कि वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अब तुमको जो है और कुछ नहीं करना है। तुम अपना जीवन की समरी करो जल्दी से। तो मैंने कुछ तैयार नहीं किया है कीनोट एड्रेस के लिए। मैं केवल अपनी स्मृति से जो कुछ मुझे आएगा वो मैं बोलूंगा। आदरणीय पंडित धनी कुमार जी भोरे, इनको मैं बचपन से देखता आया, क्योंकि मेरे पिताजी से उनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे और उनको वो बहुत ज्यादा मानते थे। एक जगह मेरे पिताजी ने लिखा भी है, उनको पत्र में लिख रहे थे, उनके बीच में लगातार पत्राचार चलता रहता था कारंजा से, एक तो मोरे जी से और एक तात्या जी से, चौरे जी से लगातार पत्राचार चलता रहता था। कभी कभी वो पत्र नहीं लिखते थे या नहीं लिख पाते थे तो मुझे बोलते थे कि तुम पत्र लिखो चौरे जी को, तो मैं उनको पत्र लिखता था और फिर उनके दस्तखत बना देता था। तो ये
चलता रहता था। और अभी मैं कीर्ति भाव से पूछ रहा था कि ये क्या कुछ पुराने पत्र यहाँ सुरक्षित हैं। अगर हैं तो हमें उससे बड़ी अच्छी एक जानकारी और इतिहास मिल सकता है। क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत बार घर बदले और बहुत जगह जगह गए तो बहुत सारी चीजें खो गई। मेरे पास बहुत थोड़े से पत्र मिले और उसमें तात्या जी के पत्र ज्यादा हैं और काका जी के पत्र बहुत कम हैं। तो उनका हमारे घर पर आना जाना भी था और मेरे पिताजी भी कारंजा आया करते थे और यहाँ लंबा प्रवास भी किया है उन्होंने। तो इसलिए कारंजा मेरे लिए कोई बड़ी मतलब अ, अजनबी जगह नहीं है। मैं इससे बहुत परिचित रहा है। मैं भी यहाँ कई बार आया। कीर्ति भाऊ की शादी में भी आया था मैं। और ये भी बनारस आए कई बार। तो हम लोग साथ साथ घूमते रहते थे। तो ये पुरानी यादें हैं। तो मुझे एक चीज जो हमेशा जब भी वो घर आते थे या मिलते थे, क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी मुझे प्रोत्साहित नहीं किया कि तुम जैन धर्म पढ़ो, जैन दर्शन करो। कभी नहीं कहा उन्होंने मुझसे। और ना मेरी कोई रुचि थी। देखिए, मेरी रुचि फिजिक्स पढ़ने में थी बचपन से। और मैं वही पढ़ता था, लेकिन उसके साथ साथ साहित्य भी पढ़ता था क्योंकि पुस्तकें उस समय उपलब्ध नहीं थी। तो पिताजी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, वहां बैठ जाता था और मैं ढूंढता था कि कौन सी पुस्तक ऐसी है जो मैं पढ़ सकता हूँ। क्योंकि सारी तो मैं देखता था बड़ी नीरस पुस्तकें हैं, इनमें तो कुछ मेरी समझ में आएगा नहीं। तो मैं ढूंढता रहता था और जो भी मिल जाती थी उसको पढ़ जाता था। और दूसरा काम मेरा होता था अपने पिताजी के साथ बैठ करके प्रूफ रीडिंग करवाना। वो बहुत बड़ा काम था क्योंकि उस समय प्रूफ आया करते थे, इतनी बड़ी बड़ी गैली प्रूफ कहते हैं उनको, अब लोग नहीं जानेंगे उसको। तो गैली प्रूफ आते थे लंबी शीट्स पर प्रेस से। और अ, धवला का काम चल रहा है, कभी जय धवला का चल रहा है या महाधवला का चल रहा है। ऐसी पुस्तकों पर मैं प्राकृत पढ़ने में पूरी तरह से प्रवीण हो गया। बड़ा शुद्ध पढ़ता था, प्राकृत भी संस्कृत भी। और गलती निकालने में मुझे बहुत मजा आता था। तो और कैसे प्रूफ को करेक्ट करना है, क्या साइन लगाना है, वो भी मैं सीख गया। तो ये मैंने वहां से गेन किया। हम्म। अभी मेरे पास हमारे संस्थान से आत्मानुशासन का प्रकाशन हो रहा है, फिर से पुरानी पुस्तक है आचार्य गौड़भद्र की। तो उसका प्रूफ पढ़ के वहां से आया है करेक्शन होने के बाद। मैंने कहा फाइनल में एक बार देखूंगा। अब मैं जब पढ़ना शुरू किया तो हर पेज में दो तीन गलतियां निकल। मैंने कहा भाई कैसे विद्वान लोग हैं आप, क्या पढ़ते हो। तो उस पुस्तक में जो प्रस्तावना है वो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने लिखी है। उनकी कई प्रस्तावनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे सरवार सिद्धि की है। और इन विद्वानों की ये विशेषता थी कि ये किसी साइंटिफिक ट्रेडिशन में ट्रेंड नहीं हुए कभी। इन्होंने कोई पीएचडी नहीं की, कोई डॉक्टरेट नहीं की। आजकल तो बहुत डॉक्टरेट की डिग्री लिए हुए लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग। हम्म, और हम सभी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। लेकिन उसको पढ़ने से मुझे इतना आश्चर्य होता है जब मैं उसको पूरी प्रस्तावना पढ़ गया। कितनी खोजबीन करके उन्होंने लिखी है। हर बिंदु पर
रेफरेंस देते हैं, प्रमाण देते हैं, और जहां पर संदेह या संशय होता है उसको प्रकट करते हैं। और बड़े, कोई भी शब्द ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया। यही बात आदरणीय पंडित धनी कुमार जी भोरे के साथ थी। बड़ी नपी तुली बात करते थे, बहुत प्रामाणिक बोले, जो कहेंगे प्रामाणिक बोलेंगे, लिखेंगे तो बिल्कुल क्या होना चाहिए वही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ फालतू लिख दिया या गोलमोल कर दिया ना। नहीं आता तो नहीं लिखेंगे, नहीं समझ में आता। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूं कि इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। हम लोग तो साइंटिफिक उसमें ट्रेंड हैं, हमें तो बताया जाता है कि कैसे चीजों को कब मानो कब नहीं मानो, कैसे सिद्ध होंगी, क्या हुआ। हमारे पेपर्स बड़े स्क्रूटनाइज होते हैं, बहुत इतने बड़े बड़े कमेंट्स आते हैं। एक एक बार मुझे ध्यान है, मेरा एक पेपर है बहुत प्रसिद्ध है, वो रिव्यूज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में 100 पेज का है, और भी उसमें मेरे ऑथर्स हैं। तो जब वो रिव्यू के लिए गया रेफरी के पास, तो जितना बड़ा पेपर है उतने ही, तो उससे आधे पन्नों में कमेंट्स आए उसमें। मतलब आप ये देखिए कि जिस रेफरी ने उसको रिव्यू किया, उसने कितनी गहनता से उसे पढ़ा और कितने सारे कमेंट्स लगाए उसने। और उसमें आने में ही कई महीनों लगे कमेंट्स को आने में, क्योंकि वो तो पूरा पढ़ते हैं। तो ये जो एक प्रामाणिकता चीजों को लिखने में, प्रकट करने में, पुस्तक लिखने में आती है, ये इन विद्वानों में थी। और वो अब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी भी मैं अधिकतर विद्वानों के संपर्क में रहता हूं, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, तो वो खत्म होती जा रही है। तो इस प्राचीन गुरुकुल में ये नया सेंटर इन्होंने स्थापित किया है, जिसमें कीर्ति भाऊ ने बड़ा लीड ली है और बड़ी अच्छी इन्होंने पहल की है। सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ जैनिज्म, या जो भी नाम, जैनिज्म स्टडीज। तो मैं समझता हूं कि हमें ये इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और मैं इस चीज का ध्यान अपने संस्थान में भी रखता हूं कि हम फालतू प्रकाशन नहीं करेंगे। कोई उसको पढ़े चाहे ना पढ़े, हमें इससे मतलब नहीं है। हम इसलिए नहीं प्रकाशित कर रहे हैं कि अ, उसको बड़ी लोकप्रिय हो जाए, 1000 लोग पढ़ेंगे, 10,000 लोग, उसके लिए अलग अलग लोग हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, जो हमारी मूल चीज है, हार्द है, जो हमारे जैन दर्शन का, वो आसान नहीं है। नहीं तो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन और बाकी वैदिक दर्शनों में क्या फर्क है? आप देखेंगे तो 95% चीजें सब में कॉमन मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। जो फर्क आता है वो यही आता है कि जिस प्रामाणिकता के साथ, जिस सूक्ष्मता के साथ, जैसे कर्म सिद्धांत का वर्णन है, और या दूसरे जो हमारे अनुयोग हैं, उनमें जो एक वो कैसे, और ये लिखे गए कब लिखे गए, कितनी प्राचीन हैं, ये भी एक बड़ी विस्मयकारी बात है। कि 2-2.5 हजार साल पहले कभी इनका निर्माण हुआ, तो एक बड़ी विस्मयकारी बातें हैं ये। ये मतलब साधारण बातें नहीं हैं। तो ऐसे ऐसे आपने देखा कि ऐसे कितने सारे ग्रंथों में आदरणीय धनी कुमार जी भोरे ने कार्य किया जीवन भर। उन्होंने अपनी
मुख्य जो बीए एलएलबी करके अपनी आजीविका छोड़ दी, और इस कार्य में लग गए। मुझसे कोई कहता कि भाई तुम अपनी फिजिक्स से तुमने पीएचडी कर ली, हो गया, अब जैन दर्शन में करो काम। तो मैं तो कभी नहीं करता। क्योंकि मुझे जो है पता था कि इसमें कितनी दुर्दशा हमारे पिताजी की होती रहती है, मेरी भी होगी। दिन रात बैठे बैठे लिखते रहते हैं, उसके बाद उनकी जो दशा थी वो मुझे सामने थी। ये चीज भी एक बड़ी हानिकारक रही है। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। अब तो विद्वानों को अच्छी यूनिवर्सिटीज में सब जगह बढ़िया जॉब मिलते हैं और बड़े अच्छे उनकी पे हैं, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी वो उस तरह का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ये तय है। तो इस नए सेंटर में कुछ इस तरह की योजनाएं होनी चाहिए, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए जिससे कि हम इन चीजों को, इन मानदंडों को स्थापित कर सकें। और इस तरह के एक दो विद्वान भी निकलें तो बहुत है। बहुत सारे विद्वान नहीं चाहिए, दो चार, एक पद्मनाभ जैन ही पूरी दुनिया में नाम कर दिया। तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। डॉक्टर पद्मनाभ जी जैनी से मेरा परिचय बहुत लेट हुआ। मैं तो उनको जानता नहीं था। तो श्रवण बेलगोला में जाता था, और किसी अ, मेरे ख्याल से 2004 की बात होगी। हैं? हाँ हाँ, उसके पहले की बात बता रहा हूँ। मैं गया था क्योंकि धवला की जो पहली पुस्तक है, बुक वन, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉक्टर नंदलाल जैन ने किया था, और मैं उसका संपादन कर रहा था। उसकी अलग कहानी है। हमको 7 वर्ष लग गए थे इस कार्य को करने में। और नंदलाल जी मुझसे बहुत लड़ाई करते थे कि तुम इसे कभी नहीं छापोगे, मुझे पता है। मैंने कहा नहीं छापूंगा। लेकिन जैसे आप लिख रहे हैं और कर रहे हैं वैसा नहीं छापूंगा मैं। तो उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिख के भी, 100 पेज की, 100 150 पेज की प्रस्तावना, मैं पढ़ने लगा, ये क्या है। तो फिर खैर उसको छोड़िए अभी बातों को। तो वो पुस्तक तैयार हो गई थी और छपने के लिए जा रही थी। तो मैं इस चिंता में था कि ये पुस्तक छप जाएगी, इसका विमोचन कौन करेगा और इसको हम प्रकाश में कैसे लाएंगे। तो मैं स्वामी जी के पास गया। तो अब तो स्वामी जी नहीं हैं, बड़े स्वामी, उनको महास्वामी कहते थे। और उनको मैंने अपना परिचय दिया, उन्होंने अपने पास बिठाया और पूछा कि बताओ कैसे आए हो। मैंने वो पुस्तक उनको दी, प्रेस कॉपी, कि स्वामी जी ये कार्य है। मैं उलट पलट के देखते रहे। स्वामी जी कई भाषाओं के जानकार थे, इंग्लिश भी अच्छी तरह पढ़ लेते थे। उनकी एक इंग्लिश की छोटी सी किताब है फिलॉसफी पर, मैं उसका हिंदी अनुवाद भी किया है मैंने, अभी वो छपी नहीं है, मतलब रखी है मेरे पास। तो वो उसको देख करके बड़े खुश हुए। फिर मुझसे बोले कि हम इसको छपवा देंगे, हम छापते हैं इसको। तो मैंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी, इसके छपाई का पैसा तो मेरे पास आ गया है, तो हम आपको दे नहीं पाएंगे, फिर वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके हमारी संस्था को, तो मैं कैसे इसको आपको दे दूंगा। देखो कोई बात नहीं, तुम बताओ क्या करना है फिर।
तो मैंने कहा इसका विमोचन आपके यहाँ होना चाहिए, यहीं पर। तो क्यों? मैंने कहा तो ये तो सामग्री यहीं की है, ग्रंथ यहीं के हैं सारे, सब यहीं तो सुरक्षित है। पहले ठीक है, यहीं करेंगे, लेकिन इसका विमोचन करने के लिए तुम डॉक्टर पद्मनाभ जैनी को बुलाओ। मैंने कहा ये कौन है? कह रहे बहुत बड़े विद्वान हैं, विदेश में हैं। ये करना, इनको अब तुम बुलाओ, उन्हीं से करवाएंगे, वो आते नहीं हैं यहाँ। हम्म, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहीं से उनका फिर नंबर प्राप्त किया, फोन नंबर वगैरह किसी तरह, फिर उनको फोन मिलाया। उन दिनों फोन बहुत वो नहीं थे, लेकिन ठीक है, शुरू हो गए थे, मोबाइल नहीं थे, कॉमन नहीं थे उतने। तो उनको फोन मिलाया, तो मैंने उनको कहा कि मैं बोल रहा हूँ और ये स्वामी जी ने ऐसा कहा है, और इसके लिए आपको यहाँ आमंत्रण दे रहे हैं। तो उन्होंने छूटते ही कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं आ ही नहीं सकता, एकदम साफ मना कर दिया। ये भी नहीं कि क्यों नहीं आ सकता, मैं उधर नहीं आता। बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने, और फिर ज्यादा बात नहीं हुई, तो फोन रख दिया। और मैं बड़े पशोपेश में था कि भाई मैं करूँ क्या, अभी तो मना कर दिया। और उन्होंने कंडीशन लगा रखी है कि इनको बुलाओगे तभी करेंगे, उसके बिना नहीं करेंगे। तो फिर मैं सोचता रहा, फिर मैंने एक आध हफ्ते बाद मैंने एक पत्र लिखा फिर उनको, यानी जी को विस्तृत पत्र लिखा, और उसमें मैंने लिखा कि मैं फला फला हूँ, पंडित फूलचंद जी का पुत्र हूँ, और मैं तो यहाँ फिजिक्स में प्रोफेसर हूँ, लेकिन इस तरह के कार्य में मेरी रुचि है, हम लोगों ने ये कार्य किया है, और ये महत्वपूर्ण कार्य है, इसके लिए आपको अपनी सहमति दें तो बड़ा अच्छा होगा। पत्र भेज दिया। फिर जब मुझे लगा 15 दिन 20 दिन हो गए, अब तो मिल ही गया होगा, तो उनसे फिर बात करते हैं। तो मैंने उनको फिर से फोन किया, अब उनके सुर बदले हुए थे। मुझसे बड़े उन्होंने प्रेम से बात की। अच्छा अशोक, हाँ मैं पहचान गया तुम। अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं आने की सहमति देता हूँ। मैं आऊंगा, तुमको मेरा टिकट भेजना पड़ेगा। हाँ मैंने कहा टिकट भेज देंगे, वो कोई बात नहीं है। तो इस तरह की बातें चल रही थी, पीछे से उनकी पत्नी भी सुन रही थी, तो उनको लग गया ये इंडिया जाने की बात। उन्होंने कहा तुम जाओगे अकेले? मैं भी जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप दोनों आइए, दोनों के टिकट हम भेज देंगे। तो उनकी पत्नी उनसे बोली, तुम उससे टिकट वहां से क्यों मंगा रहे हो? यहाँ से सस्ता टिकट मिलता है, सबको पता है, तुम उसका पैसा खर्च करवाओगे इतना। हम्म तो उन्होंने डांटा उनको, जैनी जी को, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तो फिर प्रेमी जी, ये जैनी जी सोचते, फिर उन्होंने कहा अच्छा अशोक ऐसा करना, हम टिकट ले लेंगे, लेकिन हमारे टिकट का जो पैसा है उसमें मेरी पत्नी का तो मैं ही दूंगा। हम्म मेरा जो होगा पैसा वो तुम मुझे डॉलर दे देना, मैं रुपये पे नहीं लेता। तो मैंने ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तैयार हो गए आने को। तो फिर मैं स्वामी जी के पास गया, उन्होंने कहा हाँ ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया वहाँ, केंद्रीय मंत्री बुलाए, चीफ जस्टिस थे कर्नाटक के, उनको बुलाया। और बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़ा आयोजन किया। और धवला की पुस्तक छप गई थी, उसका उन्होंने जुलूस निकाला वहाँ,
पूरे शहर में श्रवण बेलगोला में चांदी की पालकी में रख करके, और उसके बाद उनसे उद्घाटन करवाया। कॉन्फ्रेंस भी हुई, ये बता रहे हैं जो, उसमें काफी सारे लोग आए थे। ये उनसे मेरी पहली मुलाकात थी। उन्होंने कहा, देखो अशोक, मैं आऊंगा तो मेरे आने से लेकर तुम मेरे साथ रहोगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बेंगलोर हवाई अड्डे पर पहुंच गया उनको लेने। उनको ले करके फिर वो, उनको 2 दिन बेंगलोर में रुकना था। वहां पर कुछ समारोह वगैरह थे उनके सम्मान में, फिर उनको लेके श्रवण बेलगोल गए। वहां भी हम लोग साथ साथ ही रहे और उनसे रोज चर्चा होती रहती थी, कुछ ना कुछ। फिर उनका भी बड़ा, उनको पुरस्कार भी दिया उन्होंने, बड़ा ज्ञान भारती पुरस्कार। फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि हम हर साल पंडित फूलचंद शास्त्री व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं, तो एक व्याख्यान आप दीजिएगा। तो कहने लगे कहाँ देना होगा। हमने कहा वैसे तो बनारस में करते हैं, लेकिन हम इस वर्ष यही कर लेंगे, इसमें सुविधा रहेगी। तो वो व्याख्यान उन्होंने देना स्वीकार किया, और ये 84 बोल जो पुस्तक है उसी समय प्रकाशित हुई। उसी व्याख्यान का लिखित रूप है वो, जो उन्होंने दिया। इसमें श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में क्या भेद है, इसका वर्णन है। और उन्होंने मुझे खुद उसके बारे में बताया फिर कि देखो ये सब तो बहुत, ये भेद कोई भेद नहीं है, ये तो बड़े मतलब सुपरफिशियल हैं ये सब। बस 2 ही भेद ऐसे हैं जो मुख्य हैं। वो सभी जानते हैं। जो एक प्रक्षाल करने का है, एक मुक्ति से संबंधित है, स्त्री मुक्ति से संबंधित है, ये मुख्य भेद है और कुछ नहीं है। बाकी को देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है। ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। फिर उसके काफी दिनों बाद मुझे अमेरिका जाने का अवसर मिला। एक मीटिंग थी और इत्तेफाक से वो मीटिंग बर्कले में ही थी। बर्कले में एक लैब है बहुत बड़ी, यूएस गवर्नमेंट की, लॉरेंस बर्कले लैब है, जो लॉरेंस बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के नजदीक ही है। और ये पहाड़ी पर स्थित है लैब, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया नीचे है। तो मैं वहाँ मीटिंग में गया था, तो मैंने इनको सूचना दी कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। तो कहने ठीक है, तुम 2 दिन मेरे पास आ जाना, तुम इस तरह से प्रोग्राम बनाओ। तो मैंने सैटरडे संडे, मैंने कहा आपके साथ रहो, आपके पास आ जाऊंगा मैं। तो ये मुझे बीच में भी एक बार उन्होंने कहा बीच में खाली हो तो आओ। तो ये मुझे लेने बस स्टैंड पर आ गए। अब वो बस स्टैंड, मैं कहीं दूसरे बस स्टैंड पर खड़ा हूँ, ये कहीं और खड़े हैं। कुछ समझ में नहीं आया। उस समय मोबाइल नहीं होते थे मेरे पास, मोबाइल मतलब ऐसा नहीं था, ये रखते नहीं थे मोबाइल। हाँ मुझे याद आया, ये मोबाइल नहीं रखते थे, तो कनेक्शन ही ना हो। फिर एनीवे हम लोगों ने फिर बात की, फिर तय किया कि यहाँ ऐसे करना है। तो हम गए, ये बस स्टॉप पर मुझे लेने आए, मुझे लेके अपने डिपार्टमेंट गए, वहाँ लंच किया, फिर मैं वापस आया। फिर उसके बाद वीकेंड पर आए और इनके घर में 2 दिन रहा। तो इनके घर पर जो रहने का मुझे सबसे बड़ा लाभ मिला वो ये कि ये जो योगा योग जो पुस्तक पंडित मनीष मोदी ने प्रकाशित की है अब पंडित के पड़पोते हो तो पंडित ही हो। वो मुझे उनके मुंह से पूरी सुनने को मिली। उन्होंने मुझे 4-5 घंटे बैठ करके लगातार बिना रुके कहने लगे, अशोक मैं पहली बार अपने जीवन की कहानी सुना रहा हूं किसी को, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, और इसमें कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो मैं लिखूंगा भी नहीं कभी। उसमें एक उनकी पुत्री को खोने की जो घटना है, उनकी यंग डॉटर थी, वो कैसे हुआ और इनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, वो उन्होंने बहुत डिटेल में बताया।
और उसको सुन करके मुझे मतलब बड़ी बड़ी वो भी विचलित हो गए थे उस समय बहुत बताते हुए। तो वो बात उन्होंने मुझे बताई और एक और घटना उन्होंने जिक्र की। इसके अलावा जब उनका अहमदाबाद गए, बनारस गए, वहाँ बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो उन्होंने मुझे बता, कहने लगे मैं किसी को बताऊंगा नहीं कभी, बस तो मैं बता रहा हूँ अब खत्म। मतलब उनका ये था कि उनके दिल से निकल गई वो। तो उनके साथ रहने से एक लाभ ये हुआ, दूसरा ये हुआ कि उन्होंने अपना उनके नीचे जहाँ ऑफिस था उनका घर में, और कम से कम सैकड़ों पुस्तकें वहाँ थीं, वो सब दिखाई उन्होंने। और उन्होंने कहा तुम्हें जितनी जो चाहिए ले जाओ इसमें से। मैंने कहा कैसे ले जाऊंगा बड़ा लिमिटेड है मेरे पास तो ले जाने का स्कोप। फिर उन्होंने मुझे दो पुस्तकें दी अपनी और मुझसे कहने लगे देखो मैंने काम तो सभी दो काम में करता हूँ। एक तो प्रतिदिन में स्वाध्याय करता हूँ, मेरा फिक्स है समय, सुबह करता हूँ और 1-1.5 घंटे मैं स्वाध्याय करता हूँ। और ये स्वाध्याय मैं हमेशा मूल ग्रंथ से करता हूँ। संस्कृत है तो संस्कृत पढ़ता हूँ, प्राकृत है तो प्राकृत, अपभ्रंश है तो अपभ्रंश में, या पाली में है तो पाली से। मैं अनुवाद से स्वाध्याय नहीं करता, क्योंकि उन पर उनकी भाषा पर इतनी अच्छी पकड़ थी, इन भाषाओं पर। गुजराती मराठी सभी जानते थे, वहाँ के कन्नड़ के थे ही वो, तो कन्नड़ जानते थे। टुलू एक अलग भाषा है, वो टुलू नाडु के थे, टुलू भी जानते थे। और हिंदी अंग्रेजी सभी भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ थी। दूसरी बात वो कि मुझसे ये कहने लगे जब मैं चलने लगा, कहने लगे देखो मैं तो विद्वान तो हूँ, बौद्ध दर्शन का भी इसका भी सब मैंने पढ़ा है, और मैं कोई संप्रदाय भेद नहीं मानता, लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल अविचलित हूं कि ये दिगंबर जो परंपरा है, मोक्ष का यही मार्ग है। दूसरे मार्ग गलत हैं या नहीं होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये मेरे अध्ययन का यही वो है सार कि केवल दिगंबर परंपरा, अल्टीमेटली दिगंबर परंपरा से ही आप मोक्ष को जाएंगे। और ये बात मैं तुमको बता रहा हूं, मैं किसी से कहता नहीं। तो मुझे भी ये सुन के उस समय थोड़ा आश्चर्य इसलिए भी हुआ क्योंकि ये तो बौद्ध दर्शन के बड़े भारी विद्वान माने जाते रहे हैं। इन्होंने इनकी पीएचडी बौद्ध दर्शन पर है। श्रीलंका में रहे ये 1 वर्ष, वहां भी इन्होंने बौद्ध ग्रंथों पर कार्य किया। और इनका अपॉइंटमेंट बनारस में भी बौद्ध दर्शन में ही हुआ था, पाली में। और ये रहते थे, जिस इनको रहने के लिए जो घर मिला था उसका नाम बुद्ध कुटीर है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसके बगल में ही है वो बीएचयू में। और इसके बाद जब इनका अपॉइंटमेंट लंदन में हुआ, वो भी इसी आधार पर हुआ। फिर भी इनका इतना अच्छा जैन दर्शन के प्रति एक जो इनकी लगन और जो इनकी श्रद्धा और समझ थी, वो किसी से कम नहीं थी। इनकी पुस्तकें भी हैं, जैन पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ जैनियस, पीएस जैनी, उसमें बहुत सारे आर्टिकल जैन दर्शन पर ही हैं। तो ये इनके
साथ रहने पर इन्होंने मुझे, अब ये समस्या तो थी कि ये तो अकेले रहते थे, जब मैं गया तो इनकी पत्नी का देहांत हो गया था, अब खाना कौन बनाएगा ये है। तो इनका लड़का दूर रहता था, वो वीकेंड पर आता था एक बार, और वो क्या करता था, 4-5 दिन के लिए अलग अलग डिब्बों में पैक करके ले आता था और फ्रिज में लगा के रख देता था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और सब चीजें जो भी इनको जरूरत है हफ्ते भर के लिए, सब चीजें हैं, ये अपने उसी से काम चलाते थे। तो मैं जब गया तो इन्होंने कहा इसको ये कैसे खिलाऊं मैं। तो इन्होंने अपने एक मित्र से रिक्वेस्ट की कि हमारे एक गेस्ट हैं, मैं उनको लेकर आऊंगा, तुम खाना बना के रखना। तो मैंने इनसे कहा आपको ये करने की क्या जरूरत थी, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। मुझे कोई ऐसा बंधन भी नहीं है, हम लोग कहीं भी खा सकते थे, या यही ये जो आप खाते हैं मैं भी वही खाता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर ये मुझे लेकर गए उसके घर, अपने मित्र के यहाँ, वहाँ खाना खिलाया, फिर लेकर आए। फिर ये इन्होंने काफी पूरा ध्यान रखा मेरा। तो ऐसे दोनों विद्वानों को मैं अपने प्रणाम अर्पित करता हूँ और उनको सादर श्रद्धांजलि देता हूँ कि इनका मुझे साथ मिला, इनका इनके साथ कुछ सीखने को, इनके साथ जो अनुभव मिले, क्योंकि मैं तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम नहीं करता हूँ अभी भी। अभी भी मेरा जो मुख्य कार्य है अभी तक, वो न्यूक्लियर फिजिक्स में ही रहा, और इस क्षेत्र में जो कार्य हैं वो साइड में कभी कभी मैंने कर लिए, इससे ज्यादा मैंने नहीं किया कभी। ये मेधावी जी मुझसे कहती रहती हैं, अरे सर आप कब करोगे कब करोगे। मुझे भी लगता है कि हाँ ये बात तो सही है, समय निकला जा रहा है, और कुछ पता नहीं है आपके कितने वर्ष शेष हैं, कितने दिन शेष है, ये किसी को नहीं पता। तो कुछ तो करना चाहिए। तो उसमें जो है ये कीनोट एड्रेस आना और मैंने कहा भाई अब लाइफ टाइम हो गया, खत्म करो। ये सब इशारा करते हैं बस। और तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ। मतलब मैं यही हूँ अभी, लेकिन इस मंच से विदा लेता हूँ। आशा है कि आगे जो कार्यक्रम होंगे उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा ही, ये तो तय है। बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं यहाँ पर। आपका आप मुझे शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद और हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे की नोट स्पीकर आदरणीय प्रोफेसर